सारी जानकारी लेंगे कि लिम्फेडिमा होता क्या है, उसमें कैसे मैनेज करना चाहिए लिम्फेडिमा पेशेंट को। तो मैं वेलकम करती हूँ स्टेला मैम को फॉर द सेशन। वेलकम मैम, ओवर टू यू। Thank you, dear, so much. So, welcome to all the participants. अभी किसने इतना हिंदी में, इतना अच्छा हिंदी में बात किया था, जानकारी दिया? Who was the first person? मैम श्री प्रिया थी मैं। अच्छा, श्रीप्रिया। वही तो मैंने सोचा, इतना अच्छा हिंदी बात किया तो लिम्फेडिमा श्रीप्रिया ही नहीं लेना था। अब मैम आप जैसे इतने बड़े लोग हैं, हम तो खाली बात करने पे अच्छे हैं मैम। जानकारी तो आप ही के पास है। हाँ, आप अच्छे से अच्छी हिंदी बात किया था। चलो, सो कितना पार्टिसिपेंट्स है? स्नेहा मैम एक्चुअली ना ये बैच सीनियर मैम ले रही है, तो मुझे मेरे ख्याल से लगभग 20-30 के अंदर होंगे। स्नेहा मैम, आपको कुछ आइडिया है? हाँ, ओके, कैन यू जस्ट शेयर माय पीपीटी? 20 से ऊपर ही है पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, ठीक है। वैसे तो शनिवार है, ड्यूटी पे भी होंगे बहुत सारे, तो मुझे लगता है 10-15 मिनट में बाकी लोग भी आ जाएंगे। ओके ओके, ठीक है। सो हम लोग आज लिम्फोडेमा के बारे में बात करेंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो भी है यहाँ पर, जितना पार्टिसिपेंट्स मेरे को दिखाई दे रहे कि 19 है। 19 का मतलब हम लोग 3-4 छोड़ के कम से कम 15 या 16 लोग होगा। इसमें कितना जन आप लोग लिम्फोडेमा देख चुका है? कितना लोग देख चुका है लिम्फोडेमा? जो भी देखा है चैट बॉक्स में डाल सकता है कि, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग लिम्फोडेमा देखा है। क्योंकि जो लोग इसमें ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया नहीं होगा, शायद उन लोग ने देखा नहीं होगा पेशेंट को लिम्फोडेमा होते हुए। या राजानी रानी नायक, रंजनी नायक शी हैज सीन, ममता लाल हैज सीन। गुड गुड गुड। तो आप लोग ने सब लोग देखा है? यस मैम, यस मैम। रूथ हैज सीन, नितिन हैज सीन, ममता हैज सीन। गुड। सो लिम्फोडेमा ऐसे एक चीज है। तो सबसे बड़ा पहले बात ये है कि मैं अपना जगह पर नहीं हूँ। आई एम आउट ऑफ माई स्टेट एंड आई कम टू अदर स्टेट, दूसरी जगह पर है। इसलिए मेरे लैपटॉप में मैं लिंक नहीं कर सकता, नहीं तो मैं लैपटॉप में रहने से आप लोगों को सबको देख सकता था। ठीक है। सो यस, गुड। सो मोस्ट ऑफ द आप लोगों ने, जितना भी लोग है, बहुत लोगों ने लिम्फोडेमा देख चुका है। एंड लिम्फोडेमा ऐसे एक बीमारी होता है जो पेशेंट्स को कैंसर होता है, उसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट के बाद नहीं है तो उसके पहले भी लिम्फोडेमा हो सकता है। तो लिम्फोडेमा क्या है? लेट अस सी द डेफिनेशन। क्या है लिम्फोडेमा? लिम्फोडेमा और कुछ नहीं है, जो हमारे शरीर में लिम्फ है, जो हमारा सेंट्रल सिस्टम में जाता है, वो लिम्फ है ना, जब सर्जरी हो जाता है, नहीं हो तो हमारा लिम्फ नोड्स निकल जाता है, तब वहां पर ऑब्स्ट्रक्ट, क्योंकि उसको फ्लो करने में मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जहां पर वो ऑब्स्ट्रक्शन है वहां से वो सूजन आ जाता है। लेकिन ये सूजन ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में सूजन आ जाएगा, ऐसे नहीं है। बहुत सारा ऐसा पेशेंट है जो एक सर ज्यादा मास्टेक्टमी के बाद 1 साल के बाद आया हुआ पेशेंट्स को मैं देख चुकी हूँ। और 26-25 साल के बीच में भी पेशेंट्स आ चुका है कि उनको हाथ में सूजन है। और जब हम लोग हिस्ट्री लिया तो पता चला कि उनका ब्रेस्ट निकल चुका था। किसी किसी का विद ब्रेस्ट ये लिम्फ नोड्स भी निकाला गया। इसलिए धीरे 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 ये लिम्फोडेमा बढ़ते गया। सो सिंपल, जब हम लोग बात करेंगे, इट इज accumulation of the lymph in the interstitial space of the subcutaneous tissue. That is the simple definition. Next slide please. सो जब हम क्लासिफिकेशन में आता है, दो ही तरह का होता है, एक तो प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी यानी
पैदाइश में हमको देख सकता है, वो जब एक बच्चा पैदा होता है तभी हम देखते, जो हम बताते हैं कि कंजेनाइटल पैदाइशी में देख सकता है। और एक सेकेंडरी है जो कैंसर रिलेटेड हो सकता है, कैंसर की वजह से हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी मैस्टेक्टमी बताया। कभी कभी रेडिएशन की वजह से हमारा लिम्फ नोड्स नष्ट हो जाता है, कीमोथेरेपी की वजह से। तो तब क्या हो जाता है, जो लिम्फ फ्लो करता है उस तरफ, लिम्फ नोड निकालने के बाद वो जो लिम्फ है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, उसको एक ब्लॉक आ जाता है, तब वहां पर सूजन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से भी लिम्फेडिमा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, और ट्रॉमा ट्रॉमा का मैं 2-3 पेशेंट को मिल चुकी हूँ जो एक्सीडेंट के बाद है ना, उनका लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज होने के बाद उनको सूजन आ गया। उसमें 2 पेशेंट को ऐसे था, पैर में था, एक्सीडेंट के बाद, कार एक्सीडेंट के बाद पैर में लिम्फेडिमा आ गया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो पैथोफिजियोलॉजी ज्यादा उसमें मैं नहीं जा रही हूँ, सिंपल है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसे है कि हमारा लिम्फ पूरा शरीर से वापस हमारा सेंट्रल सर्कुलेशन में चले जाता है, हमारे पैर में, सिर के, ये सब वापस चले जाता है, ठीक है। तो कभी क्या हो जाता है, जब ये लिम्फ वेसल्स और नोड्स में निकल जाता है, वहां पर एक ब्लॉक होता है। जब ये ब्लॉक होता है, लिम्फ आगे फ्लो करने में, आगे जाने के लिए उनको रास्ता नहीं मिलता है, तब वहां से, जहां पर वो ब्लॉक होता है, वहां से सूजन शुरू होता है। तो कभी कभी सूजन जल्दी भी हो जाता है क्योंकि पेशेंट कोई कुछ काम नहीं कर रहा होगा, तो छोटा छोटा बहुत, जब छोटे छोटे एक्सरसाइज करने वाला पेशेंट्स है और थोड़ा सा एक्टिव पेशेंट्स है, उनको इतना जल्दी लिम्फ एडिमा नहीं आ रहा। लेकिन जो पेशेंट स्टैग्नेंट है, मतलब है ना, कोई काम नहीं कर रहा है, घर में ऐसे बैठा रहता है और वो साइड का हाथ नहीं हिलता ज्यादा, उनको जल्दी ही एडिमा आ जाता, सूजन आ जाता है, ठीक है। इसमें एक बात है कि जब भी ये पेशेंट को ऑपरेशन हो जाता है, पेशेंट को और फैमिली को हॉस्पिटल से कुछ एक्सरसाइज यूजुअली डॉक्टर्स बताता है, उनको डॉक्टर्स होगा, नर्सेस होगा, जब पेशेंट से बात करता है उन लोग बताता है ये एक्सरसाइज आप लोगों को करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि पेशेंट का फैमिली है ना, सभी जगह में ऐसा होता है, जब सर्जरी हो जाता है, पेशेंट का फैमिली बताएंगे नहीं अभी ज्यादा हिलना नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट लो, अभी इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया करके। सो क्या हो जाता है, पेशेंट भी कुछ हिलेंगे नहीं, और जाते जाते पेशेंट बिल्कुल नहीं हिलेगा। सो चलते चलते क्या हो जाता है, धीरे धीरे जब ये बिल्कुल स्टैग्नेंट होता है, मतलब हम लोग बिल्कुल नहीं हिल रहा, तो उस साइड में लिम्फ का फ्लो ब्लॉक हो जाता है और एडिमा आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो हम कैसे पता कर सकता है कि ये क्या स्वेलिंग है, हमको मालूम भी तो होना चाहिए ना कि ये स्वेलिंग कैसा है करके। तो उसमें बहुत सिंपल चीज है एक सूजन रहता है, उसमें कभी कभी स्किन चेंजेस, यानी हमारा जो चमड़ा है ना, चमड़ा का चेंजेस यानी चमड़ा है ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, वो नरम नहीं रहता है, हार्ड हो जाता है। जैसे कि हमारा संतरा है ना, संतरा का जो छिलका है ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज भी होगा। फिर जिस साइड में सूजन है वहां से धीरे धीरे पानी आने के लिए शुरू करे, जब सूजन ज्यादा होते जाता है पानी निकलता है, उसके लिए हम लिम्फोरिया बताते हैं उसको। पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट और पेन होगा, बहुत मुश्किल में होगा पेशेंट, क्योंकि उस साइड हिल नहीं पाएगा, स्टिफनेस हो जाता है, पेशेंट बोलेंगे दर्द है, हेवी मतलब भारी हो जाता है। रात को सोने के टाइम सोते वक्त भारी होगा, सोते सोते सुबह जब उठने के टाइम बोलेंगे थोड़ा सा ठीक है, लेकिन दिन पूरा ऐसे निकलते निकलते पेशेंट को उस हाथ और थोड़ा भारी हो जाता है।
लिम्फेंजियोमा एक दूसरी एक बात है, जहां से पानी आता है कभी कभी उसमें थोड़ा थोड़ा खून भी आ जाता है, और उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत कुछ साइको सोशल एंड फंक्शनल इम्पायरमेंट भी रहता है। एक तो अभी तो इतना पैसा मैंने खर्च किया, मेरा सर्जरी हुआ था या कि ऑपरेशन हुआ था, ब्रेस्ट निकला गया, लेकिन अभी पता नहीं ये सूजन क्यों आया। और जब ये सूजन देखता है ना, पेशेंट सोचता है कि शायद ये फिर एक कैंसर है, तो उन लोग मन से तन से बहुत दुखी हो जाता है। दूसरा फंक्शनल इम्पेयरमेंट क्या, अपना बाल नहीं बना पाता है, कोई काम कर नहीं पा रहा है, और कुछ तो ऐसी भी चीजें हैं, पेशेंट अपना ड्रेस भी नहीं डाल सकता ठीक से। अगर साड़ी का ब्लाउज, एक साइड का ब्लाउज का स्लीव तो अच्छा सा अंदर गया, लेकिन दूसरा साइड अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि वहां पर सूजन है। और लोग जब देखता है पूछेंगे आपका हाथ में क्यों सूजन है, तो पेशेंट को कभी कभी दुख भी लगता है, मैं उनका कैसे बताऊं कि मेरा ब्रेस्ट निकला गया और अभी मेरे को ये सूजन है। तो ये सब है ना, बहुत सारा उनको मानसिक प्रॉब्लम में हो जाता है। नेक्स्ट वन, तो स्किन चेंजेस आप देखो, स्किन क्रीसेस डीपेंस, हमारा चमड़ा में है ना जो फोल्ड्स आता है, ऐसे फोल्डिंग आता है, वो ज्यादा हो जाता है, चमड़ा का थिकनेस मोटा हो जाता है, कलर चेंज रहता है। और अगर आप चमड़ा पकड़ने के लिए सोचेंगे, स्पेशली हमारा पैर का, दोनों पैर की क्या बोलता है, दोनों पैर के बीच का जो उंगली है ना, वहां का स्किन पकड़ने के लिए, चमड़ा पकड़ने के लिए अपना उंगली से आप सोचोगी तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, उसी के लिए स्टेमर्स साइन हम बताते हैं। नेक्स्ट वन, सो उस साइड में क्या होता है, पेशेंट को दर्द होगा। अगर पेशेंट पहले से करेक्ट एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे जब एडिमा सूजन हो जाता है पेशेंट को, उस तरफ एक तो भारी लगता है, दूसरा पेन आता है, दर्द होगा। और एक बात है, जब दर्द दिन भर, पेशेंट को पूरा दिन में दर्द होते रहेगा, और गर्मी के समय में दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट बोलेंगे मेरे को मेरा हाथ उठा नहीं पा रहा है, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा है, और पॉस्चर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब वो हेवीनेस होता है एक साइड में हो जाता है पेशेंट। और हियर कभी यहाँ पर जब हम लोग पेशेंट को दवा देता है दर्द कम करने के लिए, कभी कभी वो भी काम में नहीं आएगा, पेशेंट उतना दर्द में घुस रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब से पेशेंट को सर्जरी हो जाता है ऑपरेशन के बाद, बिल्कुल पेशेंट और पेशेंट को फैमिली को ये बताना चाहिए, आप घर में जाने का बाद भी जो भी एक्सरसाइज आपको बताया गया, आप उसको जरूर फॉलो करना है। कभी भी बिना एक्सरसाइज को नहीं रहना। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, क्या होगा, आपको सूजन आ जाएगा। तो पहले से उसको हम प्रिवेंट करना चाहिए। नेक्स्ट सब, सो साइको सोशल प्रॉब्लम सब देखो, सबसे बड़ी बॉडी इमेज, सेक्सुअलिटी, फंक्शन, वर्क, फाइनेंशियल, ये सब प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मेरे को एक अच्छा साड़ी, एक शादी है, अच्छा साड़ी पहन कर जाना मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरा ये हाथ में बहुत सूजन है, अभी जो ब्लाउज स्टिच किया वो अंत नहीं जा रहा है, तो मैं साड़ी नहीं पहन पाएंगे। अगर मैं पहन लिया तो भी लोग देखेगा इस तरफ क्यों इतना सूजन है, उन लोग पूछेगा। सो मेरा बॉडी इमेज ही चेंज हो गया है, मैं कोई काम कर नहीं पा रहे, छोटा मोटा काम भी कर नहीं पाएंगे बाद में। उसके ऊपर से फाइनेंशियल, पैसा का भी प्रॉब्लम होता है, अगर मैं इसका इलाज करूं कितना हो जाएगा, ये सोचते सोचते पेशेंट कभी कभी है ना इलाज के लिए भी नहीं जाएंगे। फिर पेशेंट का कंप्लेंट्स बहुत पुअर होगा, हर टाइम किट 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 करते रहेगा, लोग देखें से लोग बोलेंगे इसने कुछ जरूर ऐसे किया, इसलिए इसको एक के पीछे एक कुछ ना कुछ हो रहा है। और ये जब सूजन दिखाई देता है आपको, फिर आपका कैंसर का बीमारी का याद आता है, और उसके ऊपर से आपका दुखी हो जाता है, आप ज्यादा एंग्जाइटी हो जाता है, आपको ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है,
और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी है उन लोग डिप्रेशन में चले जाता है। सो ये सब एज ए नर्स हम लोग एड्रेस करना चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इसका कॉम्प्लिकेशंस भी है। पेशेंट्स को कभी कभी है ना एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शंस होते रहेगा, बीच बीच में पेशेंट को जो हाथ है उस हाथ पे सेलुलाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकता है, लिम्फोरिया जैसे मैंने बोला पानी आ रहा होगा, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, और कुछ मैलिग्नेंट डिजीज भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हम लोग क्या कर सकता है पेशेंट के लिए? सी मैनेजमेंट, इनका मैनेजमेंट बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को कभी आप लोगों के पास टाइम रखता है, छुट्टी वगैरह मिलता है, 6 हफ्ते के लिए छुट्टी ले लो, पैलियम इंडिया में आ जाओ और पूरा सीखो कैसे इसको मैनेज कर सकता है। अभी ये ऑनलाइन में मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि हम क्या कर सकता है करके। तो सबसे बड़ी बात है आप वो एडिमा एस्टैब्लिश करो। ये सोचो ये सूजन किस लिए आया। हमेशा ये नहीं मत सोचो कि पेशेंट को मास्टेक्टमी हो गया ब्रेस्ट नहीं इसलिए सूजन आया, नहीं, कभी कभी सेल्यूलाइटिस में भी सूजन आता है। सो अगर एक सूजन दिख लिया, अपने सबसे पहले ये करना चाहिए ये सूजन किस वजह से हुआ है। लिम्फेडिमा है ये, या सेल्यूलाइटिस है, या पेशेंट को और कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ये एडिमा हुआ है। सो हम लोगों को कॉज ढूंढ के करेक्ट डायग्नोसिस देना पड़ेगा। उसके लिए हिस्ट्री लेना है। पेशेंट को पेशेंट से बात करो, कम्युनिकेशन, पेशेंट से बात करो, पता करो कब से ये है, कब सर्जरी हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, ये सब हमको पेशेंट का हिस्ट्रीज में पता चलेगा। एंड प्लस फिजिकली देखो वो हाथ कैसे है, और फिजिकली जब आप देखते हैं ये देखना है सूजन कैसे है, पिटिंग एडिमा है नॉन पिटिंग एडिमा है। अगर वो नॉन पिटिंग एडिमा है तो दैट इज दिस वन लिम्फेडिमा। लेकिन उसके साथ और भी देखना है, अगर हाथ का एडिमा थोड़ा सा शाइनिंग है, थोड़ा सा चमक रहा है, ऊपर से थोड़ा सा लाल है, पेशेंट को फीवर है, बुखार है, तो वो इन्फेक्शन है यानी सेलुलाइटिस है। तो सबसे पहले बात है कि सूजन किस वजह से हुआ वो आपको पता करना है। फिर अगर आपको लगता है लिम्फेडिमा ही है, फिर आगे क्या करना है, वो लिम्फ का हमको मेजरमेंट लेना चाहिए, वो हाथ का मेजरमेंट लेना है और पेशेंट और फैमिली से बात करनी है। बात इस तरह से करना है, बोलना है ये सूजन इसलिए हुआ क्योंकि पेशेंट ने ठीक से एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया है, पेशेंट का लिम्फ नोड सब निकाल गया, तो वहां का ये लिम्फ का फ्लो ब्लॉक हो गया इसलिए सूजन हुआ। अगर हम लोग जो आपको अभी एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, नहीं तो जो मालिश तो मसाज बताएंगे और जो बैंडेजिंग वगैरह बता रहा, अगर आप ठीक से करेंगे तो ये सूजन कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये है 4 कॉर्नरस्टोन मैनेजमेंट। क्रॉनिक एडिमा या जो हम बताते हैं लिम्फेडिमा, लिम्फेडिमा का ये 4 कॉर्नरस्टोन बहुत जरूरी है। स्किन केयर, कंप्रेशन, कंप्रेशन यानी कभी हम लोग मल्टीलेयर बैंडेजिंग डालेंगे, नहीं तो स्टॉकिंग्स। ठीक है, सो मल्टीलेयर बैंडेजिंग उस पेशेंट यूज करता है जिसका एडिमा बहुत ज्यादा सूजन है और सूजन के ऊपर से बहुत सारा फोल्ड्स है। ठीक है, और स्टॉकिंग्स जो पेशेंट यूज करता है स्टॉकिंग्स ना, स्टॉकिंग्स जिस पेशेंट का सूजन ज्यादा नहीं है लेकिन सूजन है, लेकिन देयर इज शेप भी है, उस पेशेंट्स स्टॉकिंग्स यूज कर सकता है। मसाज यूज करना है और एक्सरसाइज। अभी ये मल्टी लेयर बैंडेजिंग जो मैंने बोला वो 24 घंटा रखना पड़ता है पेशेंट, लेकिन स्टॉकिंग्स है ना पेशेंट रात के टाइम निकलना पड़ता है, सॉक्स पहन के पेशेंट पूरा 24 घंटा नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। सो स्किन केयर बहुत जरूरी है।
जैसे कि पेशेंट को मैस्टेक्टमी हुआ, ब्रेस्ट निकाल दिया, और पेशेंट जब हॉस्पिटल में रहता है, पेशेंट को आप बता दीजिए रोज नहाना बहुत जरूरी होता है। जिस साइड का ब्रेस्ट निकाला है उस साइड का हाथ को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि उस साइड में क्या करना है, डेली बात करना है, डेली नहाना है, और वो हाथ के ऊपर कुछ क्रीम वगैरह डालना है, यानी स्किन को हमेशा मॉइस्ट रखना है। तो उसमें 2-3 चीजें भी देखना है। ज्यादा साबुन नहीं लगाना उस साइड में, एक बात। दूसरी बात, जब हम पोंछेंगे ना तौलिया से, तब हम लोग बहुत सॉफ्ट से पोंछना है। ब्रश वगैरह नहीं यूज करना नहीं है, साबुन के साथ ब्रश वगैरह यूज करके ना उसको रगड़ना नहीं है, क्योंकि वो चमड़ा जल्दी निकल जाएगा। अगर फंगल इन्फेक्शन रहने से उसको पक्का ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि पेशेंट को बता दो, अगर आपको हमेशा खुजली होते रहता है और आपको ये छोटा मोटा है ना, क्या बोलते हैं, अल्सर वगैरह दिखाई देता है, तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखा दो, और फंगल इन्फेक्शन होगा और उसका इलाज करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो स्किन केयर में अच्छा से वॉश करो, जो हमारे उंगली के बीच में है ना ड्राई रखना चाहिए। जो तौलिया हम एक दिन यूज कर रहे हैं, दूसरा दिन उसको धो के ही यूज करना है। फंगल इन्फेक्शन हो तो उसका ट्रीट करना चाहिए, और हमेशा हाथ को मॉइस्ट, कूल, ड्राई रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जो एडवाइस आपको करना है, उस तरफ मॉइस्चरिंग क्रीम नहीं है तो ऑयल लगा दो। कभी भी इंजेक्शंस, कैनुला, ये सब नहीं करना है, नहीं डालना चाहिए। वैक्सिंग नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर कफ बांधना नहीं चाहिए। और कोई भी इंजरी, छोटा मोटा घाव है, उसमें हमको बच के रहना है, और हमेशा क्लीन रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो पेशेंट को ये बता के रखना है, आप जब भी आप अस्पताल जाते हो डॉक्टर को बता देना। अगर डॉक्टर ब्लड प्रेशर देखना बोलो, इस हाथ में नहीं करना डॉक्टर साहब, इस हाथ में नो इंजेक्शन, नो IV कैंडला, कुछ भी नहीं डालना चाहिए, पहले से बता के रखना है। और जब लिम्फोरिया है, जैसे मैंने बोला, सूजन के वहां से जब सूजन होता है वहां से धीरे धीरे पानी आने के लिए लगेगा, तो उसको क्लीन करो सलाइन से, और एक छोटा सा ड्रेसिंग लगाओ और एक बैंडेज लगा देना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर पेशेंट को सेल्यूलाइटिस रहता है तो सेल्यूलाइटिस को पहले ट्रीट करना है। जैसे कि मसाज, कंप्रेशन कुछ आप कर रहे हैं, सब स्टॉप कर दो। पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे दो, खूब पानी पिलाओ, मीन्स फ्लूइड्स दे दो, IV एंटीबायोटिक्स नहीं तो IV फ्लूइड। बुखार है तो बुखार को ट्रीटमेंट करो, रेस्ट करो। वो साइड का लिम्ब हो, हाथ या पैर हो, उसको थोड़ा सा एलिवेट करो, और दर्द का इलाज भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जब पेशेंट का सेल्यूलाइटिस वगैरह ठीक हो गया, फिर आपको लिम्फेडिमा केयर के लिए जा सकता है। सो सबसे पहले मैंने बोला स्किन केयर, उसके बाद पोजिशनिंग एंड एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। पेशेंट को हमेशा बताना, जब भी कहीं भी बैठता है तो हाथ को बिल्कुल शोल्डर लेवल में रखना चाहिए, ऐसे शोल्डर लेवल में रखना चाहिए। ठीक है, कभी भी ऐसे मोड़ के नहीं रहना चाहिए। अगर पैर में सूजन है तो सामने एक स्टूल लगा हुआ नहीं तो चेयर लगा के उसके ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सरसाइज, हमेशा एक्सरसाइज जब भी करते हैं, कंप्रेशन बैंडेज नहीं तो स्टॉकिंग्स पहन के ही करना है। और रिदमिक एक्सरसाइज, स्लो, छोटा छोटा एक्सरसाइज जो बता के देंगे वो उनको करने के लिए हम लोग एनकरेज करना है। और एक्सरसाइज भी तुरंत एक साथ नहीं करता है, एक एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर दूसरा एक्सरसाइज करो, ऐसे पीरियडिकली थोड़ा पॉज भी देना चाहिए। और एक्सरसाइज धीरे से करना है, जितना पेशेंट को हो सकता है उतना ही करना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, एक बात मैंने भूल गया बोलने के लिए, पेशेंट को बताना जिस साइड में सूजन है, हाँ, मतलब जिस साइड में पेशेंट को ऑपरेशन किया उस साइड का हाथ में कभी भी वॉच, बैंगल, चूड़ियां, ये रिंग, ये सब नहीं पहना।
मेहंदी नहीं लगाना, नेल पॉलिश नहीं लगाना, बहुत जरूरी है ये बात। और हमारा ये नेल्स है ना, हमेशा कट करके रखना बहुत जरूरी है उसके लिए, क्योंकि जब भी सूजन आता है ना, फिर वो अगर वॉच नहीं है तो क्या बोल रहे हैं, चूड़ियां वगैरह है ना टाइट हो जाता है, फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और एक बात पेशेंट को बताना, कभी भी ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना। ज्यादा एक्सरसाइज यानी है ना थोड़ा सा विग्रस एक्सरसाइज नहीं करना बोला है। जैसे कि हेवी वेट, एक बकेट में पानी निकाल दिया, बड़ा बड़ा बर्तन भर में पानी निकालना, नहीं तो कुछ सामान ऊपर से निकालना। फिर झाड़ू भी करने के टाइम है ना, ये सॉफ्ट ब्रश जो है वो ठीक है, लेकिन बाथरूम जाकर रगड़ना, बाथरूम क्लीन करना रगड़ना पड़ता है ना, वो सब नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है, ज्यादा लिम्फ फ्लो ज्यादा हो जाता है। और जब भी पेशेंट एक्सरसाइज करता नहीं है तो बैठने से भी पोस्चर हमेशा सीधा होना चाहिए, हाथ को सीधा रखना चाहिए, ऐसे मोड़ना नहीं चाहिए। और पेशेंट को बोलो टाइट ड्रेसेस नहीं डालना है, स्पेशली साड़ी का ब्लाउज वगैरह, सलवार का है ना, वो स्लीव्स जो है ना हमेशा बहुत लूज रखना चाहिए। जितना भी टाइट रखेगा उतना वहां पर एक्यूमुलेशन होगा, मतलब सूजन का सूजन वहां पर ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हम लोग मल्टी लेयर बैंडेजिंग करता है, जैसे कि फर्स्ट लेयर हाथ या पैर में फर्स्ट लेयर कॉटन होगा, सेकेंड लेयर हम लोगों का गंजी रोल होगा, थर्ड लेयर फिर हम क्रेप बैंडेज डालता है। कभी भी डायरेक्ट क्रेप बैंडेज हम नहीं डालेंगे। अगर डायरेक्ट आप क्रेप बैंडेज डालने से पेशेंट का हाथ में उसका क्या बोलूं प्रिंट आ जाता है, वो क्रेप बैंडेज का है ना, हमको दिखाई देगा ऐसे। सो पहले कॉटन रोल जो होता है, एक लेयर कॉटन रोल डालो, उसके ऊपर गमजी पैड है ना, लेकिन वो गमजी पैड का रोल बनाकर उसको डालना चाहिए, और ऊपर से फिर फिंगर बैंडेज, फिर क्रेप बैंडेज है ना, फिर क्रेप बैंडेज हम डालता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेयर बैंडेजिंग। और ये 24 घंटा रहना चाहिए, 26 घंटे ये रहना चाहिए, 24 आवर्स। और ये बैंडेज किसको अप्लाई करता है, जहां पर ये सूजन सूजन में कोई शेप नहीं है, डिस्टॉर्टेड शेप हम बताता है। ठीक है, बहुत सूजन है और जो शेप नहीं है, उसके लिए हम लोग मल्टी लेयर बैंडेजिंग यूज करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और मल्टी लेयर बैंडेजिंग जब सेलुलाइटिस रहता है, कार्डियक फेलियर, डीवीटी, नहीं तो पल्मोनरी एडिमा, ऐसे सब होता है, तो हम लोग मल्टीलेयर बैंडेजिंग नहीं डालना चाहिए। एंड स्पेशली अगर पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंशन वगैरह है, नहीं तो रीनल प्रॉब्लम से, सबसे पहले डॉक्टर से उनका अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और पता करना है कहीं पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि कोई बहुत सारा ऐसे पेशेंट होता है डायबिटिक हाइपरटेंसिव, बाद में उनको कार्डियक प्रॉब्लम भी रहता है। सो ऐसे में हम लोग लिम्फेडिमा केयर दे नहीं सकता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंप्रेशन गवर्नमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जो स्टॉकिंग्स है, स्टॉकिंग सिर्फ ऐसे वाला पेशेंट्स को हम देता है जिसका सूजन ज्यादा नहीं है, सूजन में एक शेप है, उनके लिए हम स्टॉकिंग्स यूज कर सकता है। और लेकिन स्टॉकिंग्स जब बेड टाइम है, जब सोने के लिए जाता है, उसको निकालना पड़ता है, नहीं तो क्या है वो धीरे धीरे ना लूज हो जाता है, और ऊपर से वहां पर जहां पर वो आके अटक जाता है ना, वहां पर लाइनिंग आ जाता है, सूजन उधर ही रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या होता है जब भी हम लोग बैंडेजेस अप्लाई करता है ना, सिंपल चीज है, हम लोग बैंडेज अप्लाई कर रहे हैं, टाइट बैंडेज करता है ना, वो टाइट होता है, ऊपर से एक्सरसाइज करने के टाइम जो लिम्फ ब्लॉक होता है वो धीरे से आगे की तरफ फ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बैंडेज दे रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज और मसाज भी हम उनको सिखाता है, ताकि ये जो लिम्फ एक साइड में ब्लॉक हुआ उसको आगे निकालने के लिए। क्यों, हमारा जब मसल्स एक्ट करता है, मसल्स के साथ साथ है हमारा वेसल्स। वेसल्स को क्या होता है, जब मसल टोनिंग रहता है, मसल पंप करता है, ये वेसल्स का अंदर से जो लिम्फ है वो भी आगे निकलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सो बैंडेजेस हमेशा स्वेलिंग कम करने में बहुत मदद करता है। हमारा वो स्किन कंडीशन चेंज हो जाएगा। पेशेंट जो बोलेगा ना आपको आके, चमड़ा बहुत मोटा हो गया, अब मेरा हाथ बहुत हार्ड हो गया है, ठीक है, नरम नहीं है। जब ये बैंडेजिंग सब लगाने के बाद केयर वगैरह देता ना, एक्सरसाइज वगैरह, 1-2 हफ्ते के बाद पेशेंट आके बोला अभी मेरा भारी बहुत कम हो गया, अभी मेरे हाथ में हिल पा रहा है और थोड़ा सा नरम भी हो गया। तो उसी के लिए तो हम लोग बैंडेज लगा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, चाहे वो गारमेंट्स, मल्टीलेयर बैंडेजिंग और स्टॉकिंग्स हो, हमेशा याद रखना सेल्यूलाइटिस, लिम्फोडिया, कोई हार्ट डिसीज है पेशेंट को, नहीं तो स्किन का चमड़ा निकल चुका है, अल्सर्स है, ठीक है, इसमें आप लोग है ना कभी ये मल्टीलेयर बैंडेजिंग नहीं देना चाहिए। और डिस्टॉर्टेड शेप है तो स्टॉकिंग्स बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बैंडेजिंग हमेशा हम क्या करता है, एक शेप में लेके आता है, इसलिए हम लोग कॉटन गमजी पैड उसके बाद क्रेप बैंडेज डाल रहे हैं, ठीक है। सो जब हम बैंडेज लगा जाता है तो एक शेप भी रहता है, और एक्सरसाइज के साथ साथ क्या होता है, विद द प्रेशर लिम्फ स्टार्ट्स फ्लोइंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सी, ऐसे होता है, आपने देखा है यहाँ पर कैसे लगा कर रखा है, ये आपको दिख रहा है क्रेप बैंडेज, इसके नीचे 2 लेयर और है, एक कॉटन रोल है और फिर एक गमजी है, उसके ऊपर हम लोग ऐसे लगा देंगे। सो पेशेंट विल कम, पेशेंट का हाथ ऐसे हो जाता है, ये लगाने के बाद ही पेशेंट को एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट साइड प्लीज। सो नेक्स्ट कम्स मसाज, कैसे मसाज करना है। तो मसाज 2 तरह की मसाज होता है, एक तो हम लोग अफेक्टेड साइड का मसाज करता है, जो कि नर्सेस या जो फिजियोथेरापिस्ट है ना उन लोग करता है। लेकिन इसमें बात यह है कि जैसे हम लोग इसको उनको बोलना पेशेंट को फैमिली को सिखाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है फैमिली चेंज हो जाता है, उसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे अच्छा है सिंपल लिम्फेटिक ड्रेनेज करना। इसमें क्या है, जिस साइड में सूजन है हम लोग उसमें हाथ नहीं लगाएंगे, पेशेंट को बहुत सिंपल मसाज और एक्सरसाइज बताएंगे जो पेशेंट का फैमिली मसाज कर सकता है। आप यहाँ पर दिख रहा है मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज। मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज में जिस साइड में सूजन है, अफेक्टेड साइड में हम लोग मसाज कर रहे हैं, लेकिन सिंपल लिम्फेटिक ड्रेनेज में अफेक्टेड साइड को हम हाथ नहीं लगाएंगे, पेशेंट को फैमिली को हम सिखाएंगे कैसे मसाज करता है, एंड पेशेंट को जब भी घर चले जाएंगे पेशेंट खुद वो मसाज कर सकता है, पेशेंट या पेशेंट का फैमिली, ठीक है। सो पेशेंट को फैमिली को ये ठीक लगता है कि अगर हम लोग उनसे मसाज करवाएगा तो अच्छा है, ताकि उन लोग घर जाने के बाद भी उन लोग खुद कर सकता है। नहीं है तो एक पेशेंट कितने बार हॉस्पिटल में आ पाएंगे, मुश्किल होता है। जो पेशेंट गांव में रहता है उनको हॉस्पिटल में आना जाना मुश्किल होता है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, कोई साथ में आना पड़ेगा, ऊपर से जिस हॉस्पिटल में उन लोग जाएगा वहां पर उनको वो थेरेपी के लिए भी पैसा देना पड़ता है, इसलिए सिंपल लिम्फेटिक ड्रेनेज ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो सिंपल लिम्फेटिक ड्रेनेज भी ऐसे है, पेशेंट ऑलरेडी कंप्रेशन बैंडेज जो हमने आपने देखा ना बैंडेज ऐसे लगाया होगा, और हम लोग क्या करेंगे, पहले ये नेक आपको दिख रहा है, नेक यहाँ पर मसाज करेंगे दोनों साइड में, दोनों साइड यहाँ पर क्लैविकल में हम मसाज करेंगे, फिर अनअफेक्टेड साइड ऑफ द एक्सिला, जिस साइड में सूजन नहीं है वहां का अंडर आर्म्स हम मसाज करेंगे, फिर चेस्ट मसाज करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। सो मसाज भी हर एक मसाज 10 टाइम का, जैसे कि देखो ये 10 टाइम करना चाहिए, फिर 10 टाइम करना है, फिर 10 टाइम करना है, फिर यहाँ पर भी 10 टाइम करना है। सो एक एक मसाज 10-10 टाइम हम करते हैं।
ये पेशेंट को हम लोग एडमिट करेंगे, पेशेंट का फैमिली के साथ, जो पेशेंट को केयर कर रहे हैं उनको भी दिखा देंगे और सिखाएंगे। उसके बाद क्या होता है, हम लोग पेशेंट का फैमिली को बताएंगे चलो आप अभी आप दिखाओ वो कैसे करेंगे, तो उन लोग सीख जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, और जो लोकल लिंक सेंटर और पैलिएटिव है उन लोग पेशेंट को होम केयर में देखभाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो यही दिखाया है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग जब शुरू करता है पेशेंट को क्या बोलते पेशेंट को बोलेंगे आप 10 डीप ब्रेथ लेना है। बहुत सिंपल है। पेशेंट को बोलेंगे अपना हाथ अपना पेट के ऊपर रखो और लंबा सांस ले लो, रुको, बाद में मुंह से सांस बाहर छोड़ो, ऐसे 10 बार लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको 10 बार दोनों साइड, दोनों हाथ रख के दोनों साइड पीछे की तरफ मसाज करना है। यहाँ पर नेक में, अभी देखो मेरा नेक है ना थोड़ा सा लंबा है, सो 1 2 3 जगह में हो जाता है, सो थोड़ा सा मसाज करो। और दूसरी बात सेकंड नेक्स्ट क्या होता है, ये जो हमारा क्लाविकल है, देख क्लाविकल है ना यहाँ पर, क्लाविकल देखा ये हड्डी है ना यहाँ पर, सो बाहर से अंदर की तरफ 2 उंगली के साथ हम लोग मसाज करेंगे। उसके बाद हम लोग अनअफेक्टेड एक्सिला में मसाज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद चेस्ट में कैसे, जिस साइड में सूजन है उस साइड में हम लोग मसाज नहीं करना, ऑपोजिट तरफ हम लोग का एक्शन आना चाहिए, डायरेक्शन आना चाहिए। सो जैसे कि मैं अभी अगर मेरा राइट साइड में सूजन है सोचो, ठीक है, मैं लेफ्ट साइड की तरफ मसाज करेंगे, मतलब फ्लो लेफ्ट साइड में, डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो ये हम पेशेंट का सिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट इट कम्स एक्सरसाइज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, एक्सरसाइज में होने दो। एक्सरसाइज, सो स्लो रिदमिक एक्सरसाइज हम लोग सिखाएंगे, और पेशेंट को बता दो वॉकिंग भी अच्छा एक्सरसाइज है टू प्रिवेंट स्टिफनेस, और स्लो मूवमेंट्स अच्छा एक्सरसाइज है। घर में वेजिटेबल्स काटो, ठीक है, कुकिंग कर सकता है पेशेंट झाड़ू कर सकता है, लेकिन झाड़ू करने के टाइम ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, फोर्स नहीं देना चाहिए। अपना सिर पहुंचना है। फिर जैसे हम कुआं में पानी निकालता है ना, वो भी एक एक्सरसाइज है। ऐसे छोटा मोटा एक्सरसाइज हम पेशेंट को बोल सकता है करने के लिए, और इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन जब सूजन थोड़ा ज्यादा होता है, एक्सरसाइज और थोड़ा ज्यादा नहीं है, और डिफरेंट तरीके का एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। वो सिर्फ पैलिएटिव केयर में आने से वहां का सिस्टम उनको बता के देगा क्या क्या एक्सरसाइज करना है। लेकिन एक्सरसाइज करने के टाइम एक चीज तो ध्यान में रखना है, हमेशा बैंडेज लगाने के बाद ही एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो सबसे पहले एक्सरसाइज करने के पहले पेशेंट को आराम से एक जगह में बिठाओ, और पास में एक टेबल के सामने बैठने से अच्छा है, क्योंकि सपोर्ट चाहिए। और हाथ को शोल्डर लेवल में रखना है, और नहीं से 2-3 पिल्लो भी रख लो, 2 पिल्ले। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करता। तो एक्सरसाइज भी 7 एक्सरसाइज है अपर लिम्स के लिए, एंड 8 एक्सरसाइज है लोअर लिम्स के लिए। हर एक एक्सरसाइज 20 टाइम करना है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज हम बोलेंगे फिंगर स्ट्रेच करना है। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद रिलैक्स करो, अगेन ऐसे स्ट्रेच करो। दूसरा एक्सरसाइज है मेकिंग ए फिस्ट। ऐसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हेलो स्नेहा? यस मैम, यस मैम। यस मैम। जी मैम। दूसरा एक्सरसाइज है ये बनाना है, फिस्ट बनाना है।
तीसरा एक्सरसाइज, तीसरा है तो अगेन फिश जैसे बनाता है, हम उनको बोला मन में गिनती करना 1 2 3 4 5, रिलैक्स अगेन 1 2, ऐसे 20 टाइम, ठीक है। तीसरा एक्सरसाइज से पेशेंट कैसा करना है, ये जो हाथ है ना हमारा हाथ ऐसे नीचे करो यहाँ पर, ओके सेम 1 2 3 4 5, रिलैक्स सेम वो 20 टाइम, फिर सीधा ऊपर ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर अंदर की तरफ रोटेशन, फिर बाहर की तरफ रोटेशन, ये सब 20-20 टाइम है, ठीक है। लास्ट में पेशेंट को बोला ऐसे एक फिस्ट बनाओ, ठीक है, यहाँ पर फ्लेक्शन और टर्न, सो 7 एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज है ना, उनको जब आप बोलेंगे 20 टाइम करो ना, पेशेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पेशेंट को बोलो पहले 3 टाइम या 5 टाइम करो एक एक एक्सरसाइज, फिर धीरे धीरे बढ़ने दो। जब धीरे धीरे पेशेंट का स्वेलिंग कम हो जाएगा, पेशेंट ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा। और एक्सरसाइज वगैरह भी रोज दिन का टाइम एक बार, शाम का टाइम एक बार, फिर धीरे भी पेशेंट को बोलो रोज 3 टाइम्स करने से भी अच्छा है, ताकि मसाज एंड एक्सरसाइज विद मसाज एंड एक्सरसाइज ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, ये सब उसमें है। अगेन नेक्स्ट डियर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आप लोग के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। सो मेरा दरख्वास्त है आप लोग सबसे, यही बात है, देखो ऑनलाइन सेशन तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग सिर्फ सुन सकता है ज्यादा, ठीक है। सीखना है तो आप लोगों को कुछ छुट्टी ले लो 6 दिन का, और आप लोग सीधा पैलियम इंडिया में चले जाओ। 6 हफ्ते में आप बहुत कुछ सीखेंगे, सिर्फ लिम्फेडिमा नहीं है, बहुत सारा चीजें है, कोलोस्टमी है, वुंड केयर है, बहुत सारी चीजें आप सीधा आप पेशेंट को भी मिल सकता है, पेशेंट से बात ही कर सकता है। आप लोग जो सीखेगा अच्छी तरह से सीखे, वापस आप चला जाओ, और आपका जहां पर पेशेंट्स को बहुत यूजफुल हो जाएगा। तो ये बात में आप लोग बहुत ध्यान देना है। फिर हम ही पूछ लेते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके तो हाँ, यस नेहा, चल। तो हम ही पूछ लेते हैं कि आपने अभी जैसे कुछ लोगों ने बोला था कि आपको लिम्फेडिमा के बारे में पता है, तो आपने जो पता है उसके साथ क्या नया चीज आज सीखा, वो अगर कोई बता सकता है तो अच्छा रहेगा। क्या नया आपने सीखा, क्या नया इन्फॉर्मेशन आपको मिला? एक्सरसाइज का इंफॉर्मेशन मिला न्यू। ओके, थैंक यू। और और कोई बोले, बताएगा? खत्म हो चाया। 10-10 बार करना है हर एक्सरसाइज को, ये पता है। ओके, ये जरूरी नहीं 10 बार ही करना है, ठीक है। अगर आप बोल दिए पेशेंट को 10 बार करना, पेशेंट फिर वापस ही नहीं आएगा आपके पास। पेशेंट का ये बोलना चाहिए, देखो एक्सरसाइज है ना 20 टाइम करने का, 10 टाइम नहीं, 10 टाइम मसाज करने का है, लेकिन आपको जितना कर सकते हैं आप कर लो, ठीक है। तो पेशेंट को समझे, पेशेंट सोचेगा अच्छा ठीक है, पहले मैं थोड़ा थोड़ा करेंगे, बाद में धीरे धीरे में बढ़ाएंगे, ठीक है। या थैंक यू मैम। हेलो, यस, हाँ मैम, वो ट्रेनिंग उधर आना पड़ेगा तो कैसे आना, क्या प्रोसीजर है पल्लियम इंडिया में? स्नेहा, अच्छा पैलियम इंडिया में ये है, जब भी उन लोगों को उनका ये ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा, उसके पहले आपका एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा, तो उन लोग आपको बुलाएंगे, कब वे ट्रेनिंग अच्छा। बताएंगे, कितना दिन का है, और आपको क्या लेके आना, क्या करना, सब उन लोग बता देंगे। आप एक काम करो, आपको अभी तो पैलियम इंडियम का मेल एड्रेस सब मालूम है ना, क्योंकि आप लोग लिंक्ड है, ठीक है। हाँ। अगर आपको ये करना है, आप एक काम करो, उनको एक चिट्ठी लिख दो, एक एप्लीकेशन डाल के रखो, तो जब टाइम हो जाएगा उन लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। स्नेहा, मैम जी। is there a
case is there. Yeah, ma'am. Yeah. Okay. So these people okay. they will close this room soon. ओके मैम. Actually, ओके, 10 सो minutes आज का something is सेशन के लिए मैं इनवाइट करती हूँ नितिन जी को फॉर द केस प्रेजेंटेशन फ्रॉम प्रेम ज्योति कम्युनिटी हॉस्पिटल झारखंड. Jharkhand. तो बीच में स्नेहा, if they are going to close it, I will also leave. ध्यान देना. Okay. हेलो Hello. हेलो गुड इवनिंग सबको. Yeah. My name is Nitin Lugun and I'm from Jyoti Hospital. पेशेंट डिटेल्स में जाएंगे. एज 55 years, जेंडर फीमेल, डायग्नोसिस लिम्फेडिमा. नेक्स्ट स्लाइड. Presenting complaint, swelling in the right hand since 1 year, feeling of heavy and tightness, restricted range of motion, hardening and thickening of the skin, and fatigue. History of illness. Mrs. 55-year-old lady presented to the OPD with the complaint of swelling in the right hand since 1 year. She treated outside Ayurvedic medicine. Now she has complaint of swelling and hardening of the skin in right hand. Examination: no pallor, atrex cyanosis, lymphedema in right hand, hard and swollen, CVS normal, RH normal, per abdomen normal, central nervous system is normal, vital sign BP 128/85 mmHg, RR 22 per minute, pulse rate 76 per minute, temperature 36.6 Celsius, SpO2 98%. Ma'am, next slide. Psychosocial aspect: fear and anxiety and uncertain about the future, fear of separation from relatives, decrease in self-esteem, impairment of body image, hopelessness, and depression. Medication: injection pantoprazole 40 mg IV OD, injection paracetamol 60-100 mg QA hourly, injection ceftriaxone 2 gram IV OD, injection metronidazole 40-100 mg Q8 hourly, injection ondansetron 40 mg IV Q8 hourly, injection diclofenac 50 mg PRN and IV fluid NH 4.20 drop per minute, MGH for dressing local application. Main concern: exercise, wrapping, massage and compression device, elastic bandage and compression, stocking, self-care, physical exercise and moisturizer therapy, stretching, proper diet and rest, spiritual support also. Summary: Mrs. 55 years old lady, she is from the Hindu background and she had 2 daughters and 1 son. She presented the OPD with the complaints of swelling in right hand since 1 year. She treated outside Ayurvedic medicine. Now she has a complaint of swelling and hardening of the skin in right hand. She admitted in our hospital for management. She was treated in our hospital and recovered her health and got discharged with the medicine and advice for the follow-up. Thank you. Discussion point: if this patient need palliative care, and how is the impact of patient and her family about her disease condition? Yeah, now tell me, is the patient needs a palliative care? Yes, ma'am. Why? Why the क्योंकि मैम patient needs a palliative care? बता. हाँ, बोलो. Hello? हेलो, यस मैम. पेशेंट क्यों पैलिएटिव केयर जरूरी है पेशेंट को? क्योंकि मैम इसका हेल्थ डायमेंशन देखे तो इससे भी नीड है काफी सारी चीज सपोर्ट करने का. जी हाँ, मुझे भी मालूम नहीं है कैसे केयर करना है, कैसे केयर करना है. और पेशेंट तो मास्टेक्टमी हो सकता है, अभी लिम्फेडिमा भी है,
आगे जाते जाते पेशेंट को बहुत जरूरी पड़ेगा पैलिएटिव केयर। सो शी इज अ पेशेंट ऑफ पैलिएटिव केयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इम्पैक्ट ऑन पेशेंट एंड फैमिली अबाउट अ डिसीज कंडीशन? यस मैम। मैम इसमें फैमिली को काफी अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसे मम्मी होती है घर का हर चीज संभालती है, फिर मम्मी को काफी अफेक्ट है लिम्फेडिमा, उसका काम में भी काफी फर्क पड़ेगा, वो अच्छे से अपने काम नहीं कर पाएंगी, उसके बच्चे लोग उसकी वजह से बहुत टेंस में हो सकते हैं। जी हाँ, करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि माँ है, बच्चे लोग हैं, इनको देखभाल करना ये सब हो जाता है। और जब सूजन हो गया, मैंने क्या बोला, सूजन होते होते पेशेंट कोई काम नहीं कर पाएंगे, पेशेंट को बहुत मुश्किल होगा। तो उसकी वजह से हमको पहले से पेशेंट को प्रिपेयर करना चाहिए और फैमिली को भी प्रिपेयर करना चाहिए, बोलना चाहिए सूजन की वजह से ऐसे हो सकता है, इसलिए पहले से दे हैव टू टेक द प्रिवेंशन। वो बहुत जरूरी होता है। सो जैसे आपने बोला, बहुत ही जरूरी है कि पेशेंट और फैमिली को ये बताना है, जो मास्टेक्टमी किया, लेकिन जब एडिमा हो जाता है और तकलीफ हो जाता है, इसकी वजह से उनको बोलना है कि आपका जो डिजीज है, अभी तो मास्टेक्टमी किया सब, लेकिन अगर आप ठीक से देखभाल नहीं करेगा तो इस सूजन की वजह से और भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए पेशेंट को बताना है हमेशा, आपका जो भी अभी हॉस्पिटल से एक्सरसाइज और सब बताया गया है वो आपको फॉलो करना चाहिए। एक्सरसाइज, मसाज, स्किन केयर, ये सब आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो ताकि पेशेंट और फैमिली को ये पता करेंगे, और ये समझ में आएगा कि जो भी मैं कर रही हूँ वो मेरा हेल्थ के लिए ठीक है। ठीक है? यस मैम। Okay then, thank you all so much. Sneha, I am leaving now. Yeah, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am, for joining. Okay, dear. Thank you. थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। आप लोगों के लिए भी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आज का सेशन लिम्फेडिमा। होप आपको सबको समझ में आया, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ओके, अभी लगता है आपको कोई क्वेरी नहीं है, और होप कि आपको केस का जो पार्ट था वो ठीक से समझ में आया। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। स्नेहा मैम, जाने से पहले किसी ने ये ऑन साइट ट्रेनिंग के बारे में पूछा था, है ना? हाँ जी जी। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि दो तरीके हैं। एक तो स्टेला मैम ने पहले बोल दिया था कि जब हम नोटिस इश्यू करते हैं ट्रेनिंग के लिए, उस टाइम आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो ऑब्जर्वर होके भी आ सकते हैं। प्रोसेस सेम है, आपको मेल भेजना पड़ेगा, और उसके बाद जब स्लॉट्स अवेलेबल होंगे तो हमारे फैसिलिटेशन टीम के साथ जुड़कर आप ऑब्जर्वेशन के लिए भी आ सकते हैं 10 दिन के लिए, या है ना स्नेहा मैम? तो मुझे लगता है वो थोड़ा, अगर आप ग्रुप में भी कुछ इसके बारे में डाल देंगे तो अच्छा रहेगा इनको, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जब हमारे डेट्स आएंगे तो इनको भी लीव मिलना है, तो मुझे लगता है ये वाला ग्रुप, आपका जो ग्रुप बनाया गया है, वो ग्रुप एक्टिव रहेगा, फ्यूचर के लिए भी एक्टिव रहेगा, उसे क्लोज नहीं करेंगे। तो जिसको भी लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे आपको अपना डिटेल्स, नाम और कहाँ से हैं और रिक्वेस्ट क्या है, वो एक मेल पे आप लिख के भेज देंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, तो हम उस हिसाब से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बिल्कुल। तो बाकी कुछ नहीं है स्नेहा मैम, अगर आपके तरफ से कुछ नहीं तो हम आज के लिए वाइंड अप या करेंगे। आज के लिए वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन आई थिंक लास्ट सेशन रहेगा हमारा, लास्ट सेशन रहेगा। ओके, और कोई भी टॉपिक रिलेटेड, अभी तक जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, बिकॉज उसके बाद आपका फिर फाइनल्स रहेगा, तो फाइनल में फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा पूछने के लिए, बिकॉज फाइनल सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा, मिलने के लिए भी आपको वो पास होना पड़ेगा ना पोस्ट टेस्ट। तो इसलिए आप प्लीज, और असाइनमेंट्स भी आप प्लीज अपना टाइमली जमा करवा दीजिएगा। बाकी कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा आपसे शेयर किया जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम।